So let's see the reaction showing acidic nature of phenol. So जिस तरह से हमने अल्कोहल में देखा था कि अल्कोहल में अल्कोहल जो है इट रिलीजेस H प्लस आयन, ठीक है। तो सिमिलरली फिनॉल कैन, बिकॉज फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो उसकी जो रिएक्शन है वो तो उससे भी ज्यादा मतलब ज्यादा हाईली रिएक्टिविटी वाली होगी अगर एसिडिक रिएक्शन की बात करते हैं हम इसकी। सो लेट्स सी सम रिएक्शन। तो यहाँ कुछ रिएक्शन देख लेते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं जिसमें ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, रिएक्शन विद मेटल। अगर आप इसको मेटल से रिएक्शन कराते हैं, सपोज यू हैव फिनॉल एंड इट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, ठीक है। तो ऑब्वियसली सोडियम मेटल को जैसे आप फिनॉल में ऐड करेंगे इट विल रिलीज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा एंड रिलीजिंग हाइड्रोजन इट विल फॉर्म दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड इज सोडियम फिनॉक्साइड। ये जो कंपाउंड आपके पास बना है दिस इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। इसका नाम ध्यान रखिए बेटा, कैसे नाम पड़ा इसका। एक्चुअली सोडियम एंड दिस इज फिनाइल, फिनाइल के ऊपर ऑक्साइड है, so that's why it is called sodium phenoxide, ठीक है। so it shows acidic nature of phenol, क्योंकि यहाँ पर फिनॉल H को रिलीज कर रहा है, ठीक है। that's why this shows acidic nature of phenol. if we talk about second reaction with second जो रिएक्शन हमने देखी थी फिनॉल की, it was with acetic acid के साथ इसकी रिएक्शन देखें। सपोज दिस इज फिनॉल और फिनॉल की रिएक्शन हम करा रहे हैं एसिटिक एसिड से, तो दिस इज CH3COOH। so we know that when acetic acid and phenol are there, in that case it will release H plus ion। जो फिनॉल है वो H plus ion को रिलीज करेगा, और अगर ये H plus ion को रिलीज करता है, ठीक है, so in that case it will form like this, it will form this compound phenol and COCH3 plus CH3, just a minute, okay, COOH। तो यहाँ आ गया आपके पास ऑक्सीजन एंड H2O विल रिलीज, ठीक है, H2O रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ ये जो कंपाउंड आपके पास बना है दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, देखो इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, इसको आप यूं समझे, ये जो आपके पास ऊपर ग्रुप अटैच है दिस ग्रुप इज एसीटेट ग्रुप, ठीक है, दिस ग्रुप इज एसीटेट ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज अटैच्ड विद फिनाइल, ये फिनाइल के साथ अटैच है, तो इट विल बी कॉल्ड फिनाइल एसीटेट, ठीक है। दिस इज एसीटेट, दिस इज फिनाइल एसीटेट की फॉर्मेशन हो रही है। सिमिलरली अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड में आप देखिए रिएक्शन कैसे होगी। सपोज वी हैव दिस इज फिनॉल एंड दिस इज एसिटाइल पार्ट CH3COCl, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। तो यहां पर वी नो दैट इट विल रिलीज H प्लस आयन एंड इट विल रिलीज Cl नेगेटिव एंड दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन H प्लस मीडियम। ये तो सॉरी एसिडिक मीडियम में थी, और ये जो रिएक्शन है ये पायरिडीन की प्रेजेंस में होगी, जो कि बेस होता है। हम ऑलरेडी इसको अल्कोहल वाले केस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो दिस H एंड Cl विल फॉर्म HCl एंड फिनाइल ग्रुप विल अटैच विद दिस। तो यहां आपके पास जो कंपाउंड बनेगा अगेन इट विल बी द सेम कंपाउंड COCH3, अगेन दिस इज फिनाइल एसीटेट, ठीक है। वन मोर रिएक्शन इज देयर, सिमिलर रिएक्शन। तो यहां पर अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं रिएक्शन विद, देखिए दैट इज बेंजोइल क्लोराइड के साथ में हम इसकी रिएक्शन कराएं तो बेंजोइल क्लोराइड और एसिटिल क्लोराइड दोनों के अंदर लगभग सेम ही ग्रुप होता है बेटा, ध्यान रखना। ये बेंजोइल
बेंजॉइल क्लोराइड है, सॉरी, है ना, बेंजॉइल क्लोराइड। तो बेंजॉइल क्लोराइड किस तरह से मिलेगा आपको? लेट्स सी, दिस इज फिनॉल एंड दिस इज बेंजॉइल क्लोराइड। तो बेंजॉइल क्लोराइड में क्या करना है आपको? इस मिथाइल की जगह पर एक बेंजाइल ग्रुप अटैच करना है। तो यहां पर जैसे आप इसको लिख सकते हैं, अगेन इट कैन बी रिटन एज दिस इज बेंजाइल पार्ट COCl, इस तरह से। यहां पर C6H5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। सो वी नो दैट इट विल रिलीज H+, इट विल रिलीज Cl, ठीक है। ये बेंजाइल क्लोराइड है आपके पास में, तो यहां HCl रिलीज करेंगे। सेम कंडीशन पायरिडीन की प्रेजेंस में, ठीक है, पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और दिस पार्ट विल कनेक्ट विद दिस, इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। नाउ इट विल फॉर्म, देखिए क्या बनाता है ये, ऑक्सीजन CO एंड दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। तो आप देखिए इसको हमने क्या कहा था, जैसे इसको मैंने कहा था फिनाइल एसीटेट, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए? अगर मैं इसको फिनाइल कंसीडर कर रहा हूं, दिस इज फिनाइल, तो अब यहां पर जो पार्ट दूसरा कंबाइन हो रहा है यहां पर, उसको आप क्या बोलेंगे? दिस इज मतलब ये वाला, ये एक एस्टर है, ध्यान रखना बेटा। तो इस एस्टर के अंदर आप ध्यान रखिए उसको ऑइट बोलते हैं, पर आप अगर IUPAC नेमिंग करते हैं तो उसके हिसाब से ऑइट आप लास्ट में यूज करते हैं। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? फिनाइल, दिस इज द फिनाइल एंड दिस इज बेंजोइट, दिस इज कॉल्ड फिनाइल बेंजोइट। इसको फिनाइल बेंजोइट कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये अपने कुछ रिएक्शंस देखिए, इन सभी रिएक्शन के अंदर देखो कॉमन चीज क्या है कि फिनॉल H रिलीज कर रहा है, ठीक है। फिनॉल इज रिमूविंग H+ आयन। तो आपको ये पूरा ना ग्रुप याद कर लेना है कि इस पूरी ग्रुप की रिएक्शन जो है वो सेम टाइप ऑफ रिएक्शन शो कर रही है, ठीक है। अलग अलग लर्न करेंगे तो भूल जाएंगे। तो 3 ग्रुप में डिवाइड कर दें फिनॉल की रिएक्शन को। एक तो ये एसिडिक वाली हुई है, दूसरा ग्रुप अभी अपन देखेंगे आगे, ठीक है। तो इसको रफ कर रहा हूं मैं, आगे चलते हैं। देयर इज वन मोर वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन शोन बाय फिनॉल। एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है जो फिनॉल देता है इसके अंदर, और वो रिएक्शन आती है अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद नंबर 4, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है बेटा ध्यान रखना, इट इज रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल का रिडक्शन होता है। कैसे होता है समझे? सपोज वी हैव फिनॉल, अभी एसिडिक रिएक्शन नहीं है ये, ना डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये अलग होगी, इसमें हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। ये फिनॉल है हमारे पास, इसको आप जिंक के साथ, जिंक डस्ट की फॉर्म में लिया आपने, इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं थोड़ा सा जिंक के साथ में। तो यहां क्या होगा इस रिएक्शन में, जब आप ये रिएक्शन कराते हैं तो जिंक जो है वो इस ऑक्सीजन को रिलीज करा देता है। दिस ऑक्सीजन विल रिलीज फ्रॉम फिनॉल एंड इट विल फॉर्म, ये ऑक्सीजन एंड जिंक, इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। अब क्योंकि फिनॉल में से ऑक्सीजन अगर आप निकाल देते हैं तो उस एक वैलेंसी पर ये हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा एंड द कंपाउंड विल बी, और जो कंपाउंड होगा वो आपके पास ये बन जाएगा, दिस इज द कंपाउंड, दिस इज बेंजीन। तो बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि जब आप कन्वर्जन पढ़ेंगे आगे तो उस कन्वर्जन के अंदर ये रिएक्शन आपको मतलब एरोमेटिक मतलब बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए काम में आएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें क्या करना होता है, आपको कहा जाए कि फिनॉल से आप टोलुइन की फॉर्मेशन करो, तो फिनॉल पर से पहले आपको ये OH ग्रुप हटाना पड़ेगा। तो OH ग्रुप को रिमूव करने के लिए रिएक्शन बहुत बढ़िया रिएक्शन है। इसके बाद इसके ऊपर हम कोई भी ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको कहा जाए फिनॉल से नाइट्रोबेंजीन बनाए, तो पहले फिनॉल से बेंजीन बनाए और बेंजीन से फिर नाइट्रोबेंजीन आराम से बना सकते हैं उसका नाइट्रेशन करा के, ठीक है। तो इसलिए रिएक्शन कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कन्वर्जन में काफी काम आएगी। और आगे चला जाए, वन मोर रिएक्शन कि फिनॉल की रिएक्शन अगर आप कराते हैं, ओके, अब रिएक्शन बच गई, ओके। फिनॉल की रिएक्शन अगर आप कराते हैं सपोज अमोनिया से जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर, तो ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, ये भी कन्वर्जन में काम आती है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद अमोनिया।
अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम NH3 के साथ में। तो दिस इज फिनॉल, इसमें एक दूसरा ही फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, इसलिए रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। और आप इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हैं, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस के अंदर, कैटलिस्ट का यहाँ पर काम में लेंगे आप, दैट इज जिंक क्लोराइड 675 केल्विन पर, 675 केल्विन पर जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो रिएक्शन है बेटा, इसके अंदर ध्यान रखें कि ये अमोनिया जो है, अमोनिया को मैं यूं लिख सकता हूँ NH2H, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये इसका नेगेटिव पार्ट है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो फिनॉल है वो अपना OH रिलीज करता है पूरा, और ये OH नेगेटिव इस H+ के साथ कंबाइन होकर के एक तो वाटर बना लेता है H2O, और यहाँ हमारे पास केवल NH2 बनता है। तो NH2 अगर मैं इसके ऊपर अटैच करता हूँ, इट फॉर्म्स एनिलीन, ठीक है, ये एनिलीन की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फिनॉल से सीधे एनिलीन में चले गए, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर हमें क्या होता है कि ऐसे एक बेंजीन के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप को हटा करके दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच करना होता है। तो वहां फिनोलिक ग्रुप से एनिलीन ग्रुप के अंदर एंटर करने के लिए ये रिएक्शन बहुत बढ़िया रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को भी याद रखें, कन्वर्जन में बहुत काम आने वाली है रिएक्शन, ठीक है। तो इससे एनिलीन आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने जनरल रिएक्शन बताई है इसकी, जो जिसमें H या OH जो है वो पार्टिसिपेट करता है। अब एक ग्रुप रिएक्शन है इनकी, जिसके अंदर जो हमारे पास फिनॉल है उसकी बेंजीन रिंग जो है वो एक्टिवेट होती है और वो रिएक्शन शो करती है। ऐसी रिएक्शन जो है उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल क्यों देता है, पहले तो ये भी समझते हैं, उसके बाद अपन इसकी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि व्हाई फिनॉल शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेट्स सी। देखो, हमें पता है कि फिनॉल पर हमारे पास देयर इज अ OH ग्रुप एंड ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि फिनॉल में रेजोनेंस होता है, and when it undergoes resonance it gain electron density at ortho and para position। ortho para position पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है, ठीक है। तो देखो ऑर्थो पैरा पोजीशन कौन कौन सी होगी आपके पास, दिस इज ऑर्थो पोजीशन एंड दिस इज पैरा पोजीशन। तो अगर मैं पूरा शो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज रेजोनेंस हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। रेजोनेंस के बाद इसकी जो कंडीशन है कुछ इस तरह से हो जाती है, यानी पूरे पर यहाँ नेगेटिव शो हो जाता है, बेंजीन रिंग नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो अब यहाँ पर अगर मान लो कोई ऐसी स्पीसीज अटैच करती है जिसको हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव आयन मान लो आपको, या कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जो पॉजिटिव है ये वहीं अटैक करेगा जहां उसको नेगेटिव मिलेगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो यहाँ इसका जो अटैक होता है वो या तो यहाँ होता है या यहाँ होता है। तो इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स आर ऑर्थो एंड पैरा, पैरा, ठीक है, पैरा डेरिवेटिव। जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो ऑर्थो पर जुड़ जाता है या पैरा पर जुड़ जाता है और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। अब इन सब रिएक्शंस की खास बात ये कि सब में सिमिलरिटी मिलेगी। जैसे मैंने कहा ना कि आपको रिएक्शंस के ग्रुप लर्न करने हैं, तो ये पूरा एक ग्रुप आ जाएगा रिएक्शंस का, जिनमें हम कम से कम 8 या 10 रिएक्शन देखेंगे और जो एक ही पैटर्न की है, एक ही तरह से अटैक हो रहा है। तो बस आपको ये लर्न करना है कि ये 8-10 प्रोडक्ट रिएक्टेंट हैं जो कि इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। और ये 8-10 रिएक्टेंट हैं जो कि इसके साथ एसिडिक नेचर शो करते हैं, जिसमें फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है। तो ऐसे ग्रुपिंग कर लेंगे ना तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी। और वैसे अगर लगातार याद करते जाएंगे और आपको कोई मतलब आपने कोई उनका क्लासिफिकेशन करके लर्न नहीं किया है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। देखते हैं, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास इसका आता है, दैट इज हैलोजिनेशन।
लेट्स स्टार्ट विथ हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, तो देखो हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं हैलोजिनेशन की बात कर रहा हूं तो हमारी बुक में जो हैलोजिनेशन दिया हुआ है वो एग्जांपल दिया हुआ है ब्रोमिनेशन का, ब्रोमिनेशन। तो इसमें हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर ना खास बात यह है कि अब तक जो हम पहले रिएक्शन देख रहे थे ब्रोमिनेशन, वहां एक ही कंडीशन थी। यहाँ पर दो कंडीशन आ जाती हैं कि एक तो आप ब्रोमिनेशन करा रहे हैं पोलर मीडियम में और एक करा रहे हैं नॉन पोलर मीडियम में। तो दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए जैसे हम यहां पर ले रहे हैं, ये हमने फिनॉल लिया, दिस इज फिनॉल एंड देयर आर टू कंडीशन। अब यहां दो कंडीशन ले रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो ब्रोमिनेशन है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। ध्यान रखना कार्बन डाइसल्फाइड जो है ना बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड एक सॉल्वेंट होता है और ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ध्यान रखना जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रोफाइल यानी Br पॉजिटिव बनना पड़ेगा। और Br पॉजिटिव बनाना मतलब एक तरह से आयन बनाना हो गया। तो आयन बनाना कभी भी नॉन पोलर में फास्ट नहीं होता, कम होता है, जबकि पोलर मीडियम में ये रिएक्शन फास्ट होती है। अगर मैं यहां पर ब्रोमीन की रिएक्शन कराता हूं H2O में, तो ध्यान रखना H2O जो है वो पोलर मीडियम है, दिस इज पोलर मीडियम, पोलर मीडियम। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो रिएक्शन है वो उस पोलर मीडियम में यानी वाटर की प्रेजेंस में ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा ये, और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में कम रिएक्टिविटी शो करेगा, इसलिए प्रोडक्ट में चेंज आ जाएगा। तो अगर मैं यहां रिएक्शन कराता हूं नॉन पोलर मीडियम में, तो आपके पास में फिनॉल जो है उसमें या तो ऑर्थो पर Br का अटैक होगा, ठीक है, या फिर केवल पैरा पर Br का अटैक होगा। दोनों एक साथ अटैक नहीं करेंगे, मतलब दोनों पोजीशन पर एक साथ नहीं आएंगे, या तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या पैरा ब्रोमोफिनॉल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने वाटर सॉल्वेंट लिया है तो वहां पर इसकी ये जो पोजीशन है ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी, और उस कंडीशन में जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। यहां पर भी Br आएगा, यहां पर भी Br आएगा और यहां पर भी Br आएगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट हो गया अपने पास 2 4 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट बनेगा और तीनों पोजीशन पर एक साथ Br का अटैक हो जाएगा और HBr इसमें बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, क्योंकि जहां Br अटैक किया है वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, वो उस Br के साथ कंबाइन हो जाएगा। क्योंकि Br में दो पार्ट है ना बेटा, Br में एक तो नेगेटिव पार्ट है और एक पॉजिटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव पार्ट ने तो अटैक कर दिया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वहां से जो हाइड्रोजन निकला H+ वो इस नेगेटिव Br के साथ में कंबाइन होकर के HBr बना देगा। सिमिलरली यहाँ पर भी HBr का रिमूवल होगा, बट प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे। यहाँ पर ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल, और यहाँ पर 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो केवल ये नहीं कि हम केवल Br2 देख रहे हैं और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया, आपको सॉल्वेंट भी देखना पड़ेगा कि सॉल्वेंट क्या है। इफ सॉल्वेंट चेंजेस देन प्रोडक्ट विल चेंज, ठीक है, सॉल्वेंट चेंज होगा तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं, लेट्स मूव ऑन। देखिए ब्रोमिनेशन के बाद द नेक्स्ट रिएक्शन इज, ब्रोमिनेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो हम देखते हैं वो आती है नाइट्रेशन, ठीक है, दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मीन्स रिएक्शन with concentrated nitric acid in presence of concentrated H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो उसे आप नाइट्रेशन कहते हैं। तो नाइट्रेशन में भी यहां पर दो कंडीशन आ जाती हैं, ठीक है। तो नाइट्रेशन में, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, एक सेकेंड लेट मी सी, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, इसको बेटा ऐसे इसकी ना ये कंडीशन ही है, एक बार ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड अलग अलग के साथ में है, तो आप इसको ऐसे कर लो,
नाइट्रेशन, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट HNO3, तो दोनों के साथ रिएक्शन देखेंगे। दो अलग अलग कंडीशन है तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये तो है हमारे पास फिनॉल, और इस फिनॉल को हम एक बार तो रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ में, और यहां रिएक्शन करा रहे हैं हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में। ठीक है, तो दोनों ही केस के अंदर इसका जो डिसोसिएशन होता है बेटा, ध्यान रखना, वो इस तरह से होता है HO नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव। यहां पर भी HO नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव। तो हमें ये तो पता है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफाइल पार्ट वो होगा जो कि हमारे पास पॉजिटिव आयन है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल पार्ट, और वो अटैक करेगा। ठीक है, ये फिनॉल है, दिस इज फिनॉल। ठीक है, तो अब यहां हमें ये ध्यान रखना है कि क्या प्रोडक्ट सेम बनेगा, नहीं, डाइल्यूट की कंडीशन में प्रोडक्ट अलग बनेगा, रिएक्टिविटी कम शो करेगा, और कंसंट्रेटेड जब होगा तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, वहां रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराता हूं तो ध्यान रखिए यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा आपके पास ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल एंड सेकेंड इज पैरा नाइट्रो फिनॉल, टू डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर ऐसा माना जाता है कि डाइल्यूट HNO3 जो होता है वो कंसंट्रेटेड की कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है, तो केवल ऑर्थो या पैरा पर ही अटैक होता है। बट यहां अगर हम कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में अगेन यहां पर आपके पास तीनों ही पोजीशन पर नाइट्रो अटैक करता है, लाइक दिस। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये प्रोडक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसे आप बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ध्यान रखना, एग्जाम में इसको कई बार पूछा जा चुका है, पिक्रिक एसिड। ठीक है, एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने यहाँ पर दो प्रोडक्ट लिखे हैं, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, एक पैरा नाइट्रोफिनॉल है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रेटर होगा, तो क्या आप बता सकते हैं बेटा, हुज बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर, किसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता है? एक्चुअली क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट करते हैं एक दूसरे से। सेकेंड, बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों बनाएंगे, बट यहां प्रॉब्लम क्या है, ये बनाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और ये बनाएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल, तो ये चीज ध्यान रखें, इसको यूं समझे, एक बार मैं बता देता हूं आपको कि जैसे ये आपके पास में फिनॉल है एंड दिस इज द नाइट्रो ग्रुप ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो यहां पर आप देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना बेटा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है, इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ये बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली क्या है कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उससे अफेक्ट होता है वो। तो यहां तो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में दूसरे मॉलिक्यूल से तो ये अट्रैक्शन इसका कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर अपन ये वाला केस देखते हैं, सेकेंड केस देखते हैं अगर हम, तो यहां पर आप देखिए आपके पास OH, यहां नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देते हैं हम। ठीक है, एंड दिस इज अनदर, लिख जाएगा HO, ओके, दिस इज नेक्स्ट नाइट्रोफिनॉल। तो ये देखिए ऑर्थो आपके पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दिस इज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ये इस तरह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है। ठीक है, और ये अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, डेफिनेटली इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड मैंने बताया है, ठीक है, दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इन पे ना बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसमें यूं पूछा जाता है कि इन दोनों में से एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा, इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, इसका एसिडिक नेचर कम है, और कम होने का रीजन है क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसके एसिडिक नेचर को कम कर रहा है और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, और दूसरा ये हमने बताया है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जहां पर भी नाइट्रो अटैक करेगा वो वही पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है,
या तो ऑर्थो पर या पैरा पर या दोनों पोजीशन पर। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो ये हो गया नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन के बाद में नेक्स्ट जो आता है अपना, दैट इज ओके, दैट इज सल्फोनेशन। देखिए सल्फोनेशन देखते हैं हम। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो अब तक हमने जो देखा था, क्योंकि ये सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम क्लोरोबेंजीन में या हेलोबेंजीन में ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर भी लगभग वही है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, प्रोडक्ट थोड़ा अलग तरह से बन रहा है इसमें भी थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको क्लोरोबेंजीन वाली रिएक्शन से। तो देखिए सल्फोनेशन में हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं फिनॉल की, ठीक है, तो यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी जनरेट होती है। ठीक है, कि अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं तो इसका जो डिसोसिएशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इट विल डिसोसिएट लाइक दिस, HO नेगेटिव एंड HSO3 पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी कंसंट्रेटेड H2SO4 है आपके पास, ये भी इसी तरह डिसोसिएट होगा OH नेगेटिव एंड HSO3 पॉजिटिव। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल तो वही होगा जो पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो इसका ये वाला पार्ट जो है दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल यही अटैक करेगा, इसमें भी ये अटैक करेगा। बट यहां मैंने दो एरो बनाए हैं, दैट मीन्स यहां पर कुछ डिफरेंस तो है, और डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर का है कि 288 एंड 373, 288 केल्विन और 373 केल्विन पर हमारे पास सेम प्रोडक्ट नहीं बनते। या फिर हम यूं कहें कि अगर हम इसको लो टेम्परेचर पर रखते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो अलग प्रोडक्ट बनता है और हाई टेम्परेचर पर अलग बनता है। तो ये आपके पास लो टेम्परेचर है, इस लो टेम्परेचर पर जब आप सल्फोनेशन कराते हैं तो आपके पास यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर SO3H की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये कंपाउंड जो है इसका नाम और देख लेते हैं हम क्या हो सकता है। देखिए इस कंपाउंड में अगर आप इसे देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करता हूं, ध्यान रखना बेटा, OH को और SO3H को, तो ज्यादा प्रायोरिटी जो है ना वो सल्फोनिक एसिड को दी जाती है। प्रायोरिटी ऑर्डर में जब हम नेमिंग करते हैं तो ज्यादा प्रायोरिटी सल्फोनिक एसिड को मिलती है। तो उस कंडीशन में अब इसको मैं फिनॉल नहीं कह सकता, अब ये OH ग्रुप जो है लेस प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, तो इसे हम हाइड्रोक्सी, यस इट विल बी कॉल्ड 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये कहा जाएगा। ठीक है, एंड सेम रिएक्शन एट हायर टेम्परेचर, तो यहां पर क्या होगा कि जो पैरा पोजीशन है वहां पर आपके पास सल्फोनिक एसिड बनेगा लाइक दिस। तो ये SO3H, यहां बेटा एक गलती मत करना, जो बता दूं आपको कि ये बॉन्डिंग सल्फर से होती है, हाइड्रोजन से नहीं होती है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं HSO3, क्योंकि अपन ने डिसोसिएट किया HSO3, तो इसी तरह से इसको H से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना बॉन्डिंग सल्फर से होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना है हमारे पास दैट इज 4-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड इसकी फॉर्मेशन होगी। तो हायर टेम्परेचर पर पैरा प्रोडक्ट बन रहा है और लो टेम्परेचर पर आपके पास ऑर्थो बनेगा। ठीक है, लेकिन है ये दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लगभग सेम रिएक्शन है दोनों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है दैट इज, उस रिएक्शन को हम कह रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं क्लोरोबेंजीन वाले चैप्टर के अंदर।
तो वहां हमने पढ़ा था कि एल्काइलेशन में आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराने। तो एल्काइल हैलाइड में जैसे ये आपके पास फिनॉल है और फिनॉल में हम रिएक्शन करा रहे हैं CH3Cl के साथ, ठीक है, और ये है आपके पास AlCl3 की एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो अब इस रिएक्शन में भी वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो जो इसका CH3 प्लस पार्ट है ये इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास, और ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वापस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। हाँ, लेकिन इसके अंदर आपको वो नहीं मिलेगा, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी कि दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे थे, कि दो पॉसिबिलिटीज थी। इसके अंदर आपके पास वही ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन जाएंगे कि फिनॉल है और ये अटैक करेगा या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। तो अगर ऑर्थो पर करता है तो आपके पास CH3 ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर लेगा और यहाँ पर पैरा पर, लाइक दिस। और अगर इसकी नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में देखिए आपके पास मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है, तो इट विल बी ऑर्थो मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, और इसे कहेंगे पैरा मिथाइल एल्कोहल। और एक और चीज ध्यान रखें, ये जो प्रोडक्ट बना है ना बेटा, इसका एक कॉमन नेम भी है ना, जो काफी फेमस है, उस नाम से इनको ज्यादा जानते हैं। तो ये जो है इसको आप बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल, ध्यान रखना, इट इज कॉल्ड ऑर्थोक्रिसॉल, और इसको कहा जाएगा पैराक्रिसॉल। तो यानी जब फिनॉल में एक CH3 अटैच होता है आपके पास में तो वो क्रिसॉल बन जाता है। और ये जो रिएक्शन है अपने पास में, ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, जहां पर अपन ने एल्काइल की रिएक्शन इसके साथ कराई है, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर एक और चीज है कि जो यील्ड ऑफ एल्काइल फिनॉल इज लो बिकॉज AlCl3 रिएक्ट विद फिनॉल टू प्रोड्यूस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ एक प्रॉब्लम और आती है कि ये जैसे अपन ने देखा था, आपको ध्यान होगा उसमें क्लोरोबेंजीन के साथ जब रिएक्शन कराई थी हमने CH3Cl की या फिर एसिटाइल क्लोराइड की, एसिटिक एनहाइड्राइड की, ठीक है, तो वो सब रिएक्शन बहुत शानदार तरीके से होती थी। लेकिन यहाँ इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट होता है ना, ये जो प्रोडक्ट है इसकी यील्ड बहुत कम होती है, यील्ड जो है बहुत कम होती है, यानी प्रोडक्शन काफी कम होती है। उसका रीजन ये बताया गया है कि ये जो AlCl3 है, ठीक है, ये AlCl3 इस फिनॉल के साथ में मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स की भी फॉर्मेशन कर सकता है, जो इस अपने सिलेबस में नहीं दिया गया है। बट इतना जरूर ध्यान रखें कि इसकी जो रिएक्शन तो कर रहा है, ये मजबूरी में रिएक्शन कर रहा है थोड़ी बहुत, बट इसका जो प्रोडक्ट है वो इतना ज्यादा नहीं बनेगा, ये रिएक्शन इतनी फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक बाई प्रोडक्ट और बन जाता है जो इस रिएक्शन से नहीं बनता है। एक रिवर्स रिएक्शन और होती है कि जो हम एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट की तरह काम में लेते हैं, वो खुद फिनॉल के साथ मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से इसकी यील्ड कम हो जाती है और ये कंज्यूम हो जाता है उस रिएक्शन में। तो ये थोड़ा सा आपको अलग से ध्यान रखना है। बहुत लिया जा सकता है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट बन रहा है और उसको अपन मतलब सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेशन किया जा सकता है, तो इसको यूज में लिया जा सकता है रिएक्शन को कन्वर्जन में, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट बनता है। अगर बिल्कुल नहीं बनता तो खैर अलग होता, बट इसका ये ड्रॉबैक है। जैसे अगर पूछा जाए ना कि इस रिएक्शन का क्या ड्रॉबैक है, तो हम ये बता सकते हैं। चलिए, ये हो गई ये रिएक्शन। अब इसके बाद में जो हम रिएक्शन देखें, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है, और ये रिएक्शन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आती है। आप देखोगे 1 साल आ गई, हो सकता है 2 साल कंटिन्यू आ गई, या 1 साल का गैप हो गया फिर अगले साल आ गई। तो अगर मैं एक एवरेज लेता हूं 10 सालों में, तो ऐसी रिएक्शन CBSE बोर्ड के अंदर जो है, अगर अलग अलग रीजन पर हो रहे हैं तो किसी न किसी रीजन में ये आपको ये रिएक्शन जो है वो जरूर मिल जाएगी। देखिए, तो एक तो है राइमर-टिमैन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है ये, राइमर-टिमैन रिएक्शन, राइमर-टिमैन रिएक्शन। लेट मी चेक द स्पेलिंग, TIEMANN, वेरी गुड, ठीक है स्पेलिंग, ओके, राइमर-टिमैन रिएक्शन। तो देखिए, राइमर-टिमैन रिएक्शन में क्या होता है
पहले तो एक चीज ध्यान रखें कि इससे बनाते क्या है हम, इससे मेन प्रोडक्ट क्या बनता है। इस रिएक्शन का यूज किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलैल्डिहाइड। सैलिसिलैल्डिहाइड की फॉर्मेशन के लिए इसको यूज में लेते हैं। अब सैलिसिलैल्डिहाइड क्या है ये भी समझ लें आप। जैसे आपके पास ये तो पता है कि फिनॉल है, दिस इज फिनॉल। अब इस फिनॉल के ऊपर अगर मैं एक एल्डिहाइड और लगा देता हूं तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड सैलिसिलैल्डिहाइड। तो हम लोग फिनॉल से सैलिसिलैल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे, या हम कह सकते हैं कि इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप को ऐड करेंगे। ठीक है, एक तरह से कार्बोनिल ग्रुप का एडिशन ही किया है अपन ने इसके अंदर। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, लेट्स सी। यहां पर हम फिनॉल लेते हैं, ठीक है, और फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं CHCl3 से इन प्रेजेंस ऑफ 3KOH। बेसिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म के साथ इस रिएक्शन को कराते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें अगर देखा जाए तो देखो 3Cl 3K के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्म में है रिएक्शन। 3Cl और 3K कंबाइन होकर दे विल फॉर्म 3KCl की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद आप देखिए यहां पर मैं जो 3KOH लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल मैं बाहर निकाल सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, देखा जाए तो 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन अगर मैं इन्वॉल्व करता हूं तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकाले जा सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो है हमारे पास C और O। बाकी हाइड्रोजन काम आ चुके हैं, और CO को आप यहां पर अगर इसमें अटैक कराते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज CHO और OH। बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है इस रिएक्शन की। इसका एक नाम तो सैलिसिलैल्डिहाइड है ही, सैलिसिलैल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिलैल्डिहाइड है। बाई चांस अगर आपको सैलिसिलैल्डिहाइड याद नहीं रहता है तो आप इसका, ये तो कॉमन नेम है, IUPAC नेम भी आप इसका लिख सकते हैं। तो IUPAC नेम में वापस वही बात है। आप देखिए इसमें आपके पास CHO ग्रुप है और OH ग्रुप है, तो हमें पता है कि ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको देंगे, CHO को देंगे। तो ऑब्वियसली ये फिनॉल नहीं रहेगा, क्योंकि अब बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड बन गया है, और बेंजल्डिहाइड के ऊपर OH लगा हुआ है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी लिख दें इससे, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसको कहा जाएगा। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को कहते हैं राइमर-टीमैन रिएक्शन। ठीक है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है। ऐसी जो रिएक्शंस आती हैं उनको तो अलग से आप एक चार्ट में उसके पूरा वो बना दें। जैसे इस तरह की लगभग 45 के आसपास रिएक्शंस है, तो उनको जैसे 10-15 दिन में, 8-10 दिन में एक बार जरूर रिवाइज कर लें, एग्जाम तक बिल्कुल बाय हार्ट हो जाएंगे वो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो